मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। दिस इज योर हितेश भैया। तो आज आपके हितेश भैया ना आपके भैया 20 फरवरी वाले सामाजिक पेपर का डर समाप्त करने के लिए आ चुके हैं। प्यारे साथियों, बहुत से स्टूडेंट डर रहे थे कि भैया जी सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसमें बहुत डर लग रहा है कि सोशल साइंस में मेरे कितने मार्क्स आएंगे, भैया जी पेपर कैसा आएगा, पेपर में मेरे कितने मार्क्स आएंगे। एक बार इस पर एक क्लास मुझे दे दीजिएगा। प्यारे साथी, आज की क्लास सोशल साइंस की एक ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें मैं हर एक स्टूडेंट का पूरा का जो डाउट है, पूरा जो डर है, वह मैं समाप्त करने वाला हूं। प्यारे साथी, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जो भी स्टूडेंट क्लास को देखते हैं भाई, क्लास को अंत तक देखा करिए, क्योंकि अगर आपने क्लास को स्टार्ट किया है ना, तो अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे ना, तो मेरी गारंटी है कि आप कितना भी आपको डर लग रहा हो पेपर से कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, कैसा पेपर होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये जितने भी डाउट आपके हैं ये क्लास के अंत होने में आपके सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपके हितेश भैया ने, प्यारे साथी, इस तरीके से चीज़ें, इस तरीके से ये जो नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, अगर आप इनसे पढ़ते हो ना, इनको देखते हो, मेरी गारंटी है प्यारे साथी आप लोगों को सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी, है ना। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि सामाजिक विज्ञान को जो हमारा 20 फरवरी को पेपर लगा है उसमें मेरे किस किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, किस किस टाइप से मुझे पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो याद रख लेना कि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और हमको ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं ना जो कि हमारे पेपर में हर साल आते हैं, यानी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ इस क्लास में शेयर करने वाला हूं, ठीक है। इसी के साथ साथ प्यारे साथी, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं आपके सामाजिक विज्ञान के 20 फरवरी वाले पेपर में आएंगे, ठीक है। तो वह जो इंपॉर्टेंट आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस है ना, 4 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, तो वह सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वह सारे क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के आते हैं प्यारे साथी, वह सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अंत में हम लोग देखते हुए चलेंगे मानचित्र वाले सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और प्यारे साथी, मैं एक चीज़ का मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जितने भी लोग ना, जिनको लग रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहता हूं, मेरे पास भैया जी एक मौका है और मैं बोर्ड एग्जाम में 80%, 82%, 83% मार्क्स लाना चाहता हूं। तो प्यारे साथी, आपके हितेश भैया ने और उनकी टीम ने मिलकर के आपके लिए बोनस टिप रेडी की है। अभी मैं आपको इस बोनस टिप के बारे में जानकारी दूंगा। फिलहाल सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि 20 फरवरी वाले दिन हमको कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं, है ना। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस कराता चलूंगा, आप सारे क्वेश्चंस का भैया स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। आप केवल स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराता हुए चलूंगा, है ना। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे 4 टॉपिक और इन 4 टॉपिक से आपका 70 में 70 पूरा पक्का होगा, ठीक है। अभी आप देखना किस तरीके से मैं आपका 70 आउट ऑफ 70 पक्का करवाऊंगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वह क्वेश्चंस बहुविकल्पी होंगे, वह क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय होंगे, वह क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय होंगे और वह क्वेश्चन जो मानचित्र वाले होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस देखेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चंस प्यारे साथी जो कि आपको एक एक नंबर देकर जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो यहां पर देखिए, हम लोग सबसे पहले अपने बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, है नहीं। ऐसे क्वेश्चंस भैया जो कि हमको एक एक नंबर में देखने को मिलेंगे और सारे के सारे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहला प्रश्न तैयार करो कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ था वह किस देश से हुआ था। ये क्वेश्चन हर साल हर एक सेट में पूछा जाता है प्यारे साथी, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को ना सभी लोग तैयार कर लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग फ्रांस तैयार कर लेना, यानी इसको याद कर लेना कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ था सबसे पहले ये किस देश में हुआ था। तो सबसे पहले ये फ्रांस देश में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आगे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि करो या मरो का जो नारा था प्यारे साथी वह किसने दिया था। तो हमेशा याद रखना, महात्मा गांधी जी का नाम आप हमेशा याद रखना, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ही आप अधिकतर, सबसे पहली बात कि महात्मा गांधी जी ने अधिकतर आंदोलन चलाए थे, ठीक है। अधिकतर जो आंदोलन थे वह महात्मा गांधी जी नहीं चलाए थे, तो अधिकतर जो नारा होंगे वह कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से ही जुड़े होंगे, है ना। तो महात्मा गांधी को आप लोग कर लेना, करो या मरो का जो नारा था किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, ठीक है। इसको याद कर लेना। भारत वापस आने पर गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां पर किया था, तो चंपारण में किया था, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर बार पेपर में आते हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता था, तो भैया यहां पर भी आप महात्मा गांधी को ही
अपना टिक लगा करके आएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन का केवल एक आंसर मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको सही उत्तर पता चले, सही आंसर पता चले। बहुत सारे ऑप्शन में आप लोगों को क्या होता है कि आप लोग भटक जाते हो। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है सही आंसर आपको बताने का। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। यहां पर देखिए हम लोग बात करेंगे अपने 5वें क्वेश्चन, 6ठे क्वेश्चन और 7वें क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में भाई बहुत बेहतर नंबर लाना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि मेरे प्यारे साथी कि हमारे पास भैया जी ऐसे समय पर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे पास कोई नोट्स है, ना तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है, इतनी ज़्यादा मेरे पास मनी भी नहीं है कि हम किसी संस्था से 500, 600 या फिर 700, 800 का कोर्स परचेज कर लें। तो मेरे प्यारे साथी मेरे लिए, आपके लिए मेरी पूरी टीम ने मिल करके, है ना, जो वर्क किया है ना अप्रैल से लगा करके, ठीक है, अप्रैल से लगाकर पूरा नवंबर हम लोग लगे रहे हैं इसी काम पर। ठीक है, हम 2 से 3 लोग, और आपके लिए प्यारे साथी हमने देखिए ई बुक रेडी की है। देखो यार, ई बुक आपके लिए ना कुछ इस तरीके से है कि आपको कुछ नहीं करना। एक प्रकार से मान लीजिए कि अगर आपने मैं आपको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा 1 मिनट देना। मान लीजिए आपने एक विषय का 15 रुपए लेकर, 15 रुपए मुझे दे करके आपने इतनी सारी चीजें ले ली, तो यार इतने में ना आजकल आप कहीं पर जाना, इतने में कुछ भी नहीं मिलता। सबसे पहली बात, ये सिर्फ हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग कम समय में बहुत अच्छी चीज प्राप्त कर लो। और हमें जो इतना सारा जो हमने इस पर वर्क किया है ना अप्रैल से नवंबर तक, हम चाहते तो इतने का बेच देते, पर कोई लेता नहीं। इसीलिए हमने क्या किया है, हमारी पूरी टीम ने क्या किया है कि जो भी चीज़ें हमने तैयार की हैं मात्र उसको भैया जी 75 रुपये में देने का प्रयास किया है। और देखो यार, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वह आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और 10 से भी ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर आपको इसमें मिलेंगे, है ना। और केवल मेरे प्यारे साथी, अगर आप एक सब्जेक्ट की ई बुक लेते हो तो मात्र 15 रुपए की पड़ेगी। और मैं तो कहता हूं कि इतने सस्ते में तो आज बर्गर भी नहीं मिलता, क्योंकि बर्गर का प्राइस 80 रुपए हो चुका है और पिज़्ज़े का प्राइस 150 रुपए हो चुका है। ठीक है, तो याद रख लेना यार, बर्गर पिज़्ज़ा से बढ़िया है कि आप एक बार अपने बोर्ड के लिए सोचें और एक बार इन चीज़ों के बारे में सोचें। ठीक है, हर सब्जेक्ट की लिंक आपको प्यारे साथी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे हर सब्जेक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं, जो भी लोग एक बार इसको लेंगे ना, पहले तो निराश हो रखे होंगे, डर लग रहा होगा बोर्ड से, लेकिन एक बार लेने के बाद मेरी गारंटी है, इसको देखने के बाद आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, है ना। तो एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। बोनस टिप जो हमारी ई बुक है, एक बार इसके बारे में सोचना। बहुत समय लगा है, पूरा अप्रैल से नवंबर तक हमने इसमें समय दिया है। बहुत मिनिमम अमाउंट है, आप सोचना भी मत ये बहुत महंगा है, ये बहुत मिनिमम अमाउंट है। 15 रुपये बहुत कम होते हैं, इस बात को याद रखना, कुछ भी नहीं मिलता आज के समय में। फिलहाल अपने हम क्वेश्चंस पर आते हैं प्यारे साथी, क्योंकि हम हर छात्र को लेकर चलेंगे, है ना, हर छात्र को। तो चलो 5वां क्वेश्चन तैयार करो सबसे पहले कि अब देखिए ई बुक के बारे में अभी मत देखने लगना, ई बुक बाद में, क्लास जब हो जाए तब ई बुक के बारे में देखना। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लेना, एक बार देख लेना, पर ई बुक के बारे में लेने का मतलब जब क्लास एंड हो जाए तब लेना। फिलहाल 5 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ था प्यारे साथी वह किस वर्ष में हुआ था। तो इसको आप लोग वर्ष 1929 बिल्कुल सही करके आएंगे, है ना। आर्थिक महामंदी वर्ष 1929। कह रहा कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो सभी लोग याद कर लें 1914 ईस्वी में, यानी 1914 में कह सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध हमारा प्रारंभ हुआ था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है भाई। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो हमारा है इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। मेरे प्यारे साथी, मैं हर वह क्वेश्चंस आपके लिए करा रहा हूं जो आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट, बेहद खास और इंपॉर्टेंट है ना। तो वर्ष 1944 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि जो सलाल बांध है ये किस नदी पर बना है। मेरे प्यारे साथी, चिनाब नदी। ठीक है, तो आप लोग चिनाब नदी को बिल्कुल सही करेंगे। जो सलाल बांध हमारा है किस नदी पर बना है, चिनाब नदी पर हमारा सलाल बांध बना हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मोनाजाइट जो हमारी रेत होती है, इस रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो थोरियम को थायरियम, एक मिनट सर्विस सर, ये देखिए थेरियम है कि थोरियम है, थोरियम है, एक बार देखिए, थोरियम है। ओके, तो यहां से हमने कंफर्म कर लिया, थोरियम ही आपका सही होगा। ठीक है,
तो थोरियम को आप बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो कह रहा है कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आप लॉ एस्को को बिल्कुल सही करेंगे कि हेमेटाइट का जो संबंध है वह हमारा, अगर मैं हेमेटाइट की बात करता हूँ तो हेमेटाइट का जो संबंध वो किस खनिज से है, तो आप लॉ एस्को को बिल्कुल सही करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन से नोट करेंगे सभी प्यारे साथी कि विभिन्न स्तरों पर जब हम लोग सत्ता का बंटवारा करते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो जब हम लोग विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा करते हैं तो मेरे प्यारे साथी वह हमारा सामुदायिक सरकार कहलाती है। क्या कैसी सरकारें कहलाती हैं? सामुदायिक सरकारें कहलाती हैं जब हम लोग विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा करते हैं, है ना। एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अगर आप सोशल साइंस में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, हिंदी में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं और एग्जाम से पहले चाहते हैं मेरे पास सभी सब्जेक्ट के नोट्स हों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, वो भी केवल एक मोबाइल फोन में, तो प्यारे साथी एक बार ई बुक के बारे में जरूर सोच लेना। प्राइस मात्र 15 है और सभी सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 75 में है। बहुत समय लगा इसको बनाने में और हालांकि रेडी हो चुकी हैं ये, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाना और देख लेना। फिलहाल आगे बात करते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी करते हैं ना भाई, आप लोग क्या किया करिए, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए, लाइक शेयर कर दिया करिए, ताकि चीज़ें जो है ना आके आपके लिए बहुत जल्द आ सकें। यार लाइक नहीं करते हो तो चीज़ें मज़ा नहीं आती, क्लास को अच्छा नहीं लगता है कि क्लास में बच्चे तो 500-600 देख लेते हैं पर क्लास में लाइक नहीं आते, तो क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन तैयार करो कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो अगर मैं संघीय सूची की विषय की बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, तो रक्षा ऑप्शन आपको दिखेगा। ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे पर उसमें से रक्षा को आप बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है, यहां पर देखिए कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो सभी धर्मों को समान समझना। देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो यार, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है कि सभी धर्मों को समान समझना। ठीक है, जिस भी राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है वहाँ पर क्या होता है, उसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर आपको ऑप्शन में सभी धर्मों को समान समझना टिक लगा करके आओगे। अगर क्वेश्चन आता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं तो सभी धर्मों को समान समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नोट करो कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो अगर मैं बात करता हूं कि भारत में वायु परिवहन का, अगर मैं वायु परिवहन की बात करता हूं, यानी कि जो हमारा जैसे कि आपके एरोप्लेन हो गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर हो गया, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण था प्यारे साथी वह कब किया गया। तो वर्ष 1953 को आप बिल्कुल सही करके आएंगे, है ना। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से नोट कर रहे होंगे। 15 नंबर नोट कीजिए कि निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय कौन सा है। यहां पर देखिए बात की जा रही है राज्य सूची की भाई। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? राज्य सूची की। देखो यार, राज्य सूची में बहुत सारे विषय आते हैं, तो पर होता क्या है कि ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन अगर आपको व्यापार ऑप्शन दिख जाता है राज्य सूची में तो आप बिल्कुल व्यापार को सही करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से राज्य सूची में हमारा कौन सा विषय आता है, तो आप व्यापार को बिल्कुल पेपर में सही करके आएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब की गई थी। अगर मैं भारत में उदारीकरण की शुरुआत की बात करता हूं तो आप वर्ष 1991 को बिल्कुल सही करेंगे पेपर में, कि भारत में जो उदारीकरण की शुरुआत थी प्यारे साथी वह हमारे वर्ष 1991 में की गई थी। तो यहां से ऑप्शन नंबर हमारा वर्ष 1991 बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा कि कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इस दिन को हम लोग, जो हमारा 24 दिसंबर पड़ेगा ना, तो 24 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बनाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना थी वह कब की गई थी। तो वर्ष 1935 में हम लोगों की राष्ट्रीय यानी आरबीआई, जो हमारा राष्ट्रीय रिजर्व बैंक है ना आरबीआई, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1935 में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार किनके माध्यम से होता है। तो चलिए ऑप्शन दिखाते हैं और आपको बताते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं भैया विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार, जब हम लोग बात करते हैं भैया जी विदेशी व्यापार के बारे में, ठीक है, तो यार एक बात याद रखना, जितने भी मेरे प्यारे साथी छोटे बड़े भाई बहन क्लास को देख रहे हैं उन सभी से मैं यह कहना चाहूँगा, क्लास को लाइक शेयर नहीं किया कर देना यार। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके
हितेश भैया आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर एक क्लास में आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ों जो चीज़ें होती हैं उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को नोट करने में, ढूंढने में, नोट्स तैयार करने में बहुत समय लगता है और इसी वजह से आपके हितेश भैया चाहते हैं कि हर वह स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़ करके क्लासों को देखता है उस हर एक छात्र के पास मेरे द्वारा बनाए गए ये ई बुक होने चाहिए। हर सब्जेक्ट के ई बुक में भाई वर्क किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आपसे जो 15 रुपए ले रहे हैं उसमें हम केवल आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 10 से ज्यादा वायरल पेपर, ये वायरल पेपर ऐसे हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इतनी सारी चीजें आपको प्यारे साथी ई बुक के अंदर मिल रही हैं और हमने जो अप्रैल से नवंबर तक वर्क किया, हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वह लें और इनसे चीजें देखें। और सारी चीजें जब मोबाइल में आपके मिलेंगी ना तो आप कहीं पर भी होंगे, कहीं पर भी जा रहे होंगे, कहीं पर घूम रहे होंगे, वहां पर आप चीजों को देख करके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आपको कॉपी लेने की, घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको मोबाइल में पीडीएफ के फॉर्म में ई बुक के जरिए आपको मिल जाएंगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्यारे साथी, और ले लोगे तो बहुत प्रसन्न रहोगे। बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी है। 5 विषय का प्राइस मात्र 75 है। और ये मत सोचना कि हम यूं ही ऐसे बेच, हमारा मतलब है हमने जो मेहनत की है वो निकलनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हमने जो मेहनत की है वो स्टूडेंट्स से हम निकालें, वो लें और उनको तैयार करें और बेहतर अंक लेकर के आएँ, ठीक है। हम ये चाहते हैं फिलहाल। तो उसी लक्ष्य में हमने बहुत मेहनत की आपके लिए। बस आप क्लास देखते रहिएगा, मस्त एकदम। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत कह रहा है कि भारत प्रमुख किस चीज़ का निर्यात करता है, प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा किस चीज़ का निर्यात करता है, तो कच्चा पेट्रोलियम का। मतलब भारत सबसे ज़्यादा दूसरे देशों से कच्चा पेट्रोलियम ही लेता है, ठीक है। तो इस बात को और इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। यहाँ हमने टोटल 20 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की, यानी ऐसे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए, क्योंकि देखो यार एक क्लास में 20 क्वेश्चन ही करा पाएंगे, क्योंकि भाई एक क्लास में अगर मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उनको तैयार भी कर लोगे आज के आज ही, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन दे दूंगा तो आप नहीं तैयार कर पाओगे, है ना। तो आज के ये 20 क्वेश्चन सभी प्यारे साथी आज की और अभी इसी क्लास के अंदर तैयार कर लेंगे। और अभी मैं आपको लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन अगर आपने एक बार तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है ना। तो आज मैं जो आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन, ये जो 4-4 नंबर जो 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, कितने मार्क्स के आते हैं प्यारे साथी, 16 नंबर के। तो ये जो 16 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे इससे बाहर पेपर में कोई नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन तैयार करो मेरे प्यारे साथी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो। और आप सभी कहेंगे भैया जी इसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। तो यार देखो आपसे मैं फिर से कहना चाहता हूं कि यार देखो 15 रुपए सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा है नहीं, इतने मिनिमम होते हैं कि आप डेली इनको उड़ा देते हो। हम सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी खर्च कर देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर 15 रुपए में हम चीज़ें देंगे, थोड़ा हमको भी फायदा होगा, थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन छात्रों को जो क्लास देखते हैं उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि 15 रुपए वो सोचेंगे भी नहीं और चीज़ें ले लेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं हर गरीब से गरीब स्टूडेंट हमारे द्वारा बनाई गई प्यारी सी जो ई बुक है वह ले सके। और ई बुक में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी ना, तो आप जरूर लोगे आप। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट ले और बेहतर तैयारी करे, है ना। और ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे ई बुक के अंदर, ठीक है। फिलहाल सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन का नाम लिखो प्यारे साथी। तो देखो सत्याग्रह हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो मैंने 3 तो आपको बनाई दिए। नमक कानून आंदोलन, ठीक है, नमक कानून को तोड़ करके जो आंदोलन चलाया गया था वो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। तो 3 आंदोलन महात्मा गांधी जी ने जो चलाए थे मेरे प्यारे साथी, उनको बहुत अच्छे से आपको बताना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1929 की जो आर्थिक महामंदी जो आई थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो वर्ष 1929 में एक आर्थिक महामंदी आई थी, पूरे विश्व में आई थी। कहां पर आई थी प्यारे साथी, ये जो 1929 की जो आर्थिक महामंदी थी ये आपके पूरे विश्व में आई थी। पर इस विश्व में एक देश है हमारा भारत, तो भारत पर इस महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा आपको बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से उसका उल्लेख करके बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु 4 उपाय बताइए। हर एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के इनको तैयार जरूर कर लेना, ठीक है।
पांचवा प्रश्न हमारा है कि मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन का क्या भूमिका है। तो मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है, इसको आप तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रण संस्कृति आपको पेपर में देखने को ना मिले, आप बोर्ड में जब पेपर देने जाना ना तो देखना यार, क्वेश्चन मैच करना जा करके, क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए कितने फंसते हैं। एक बार जब फंसेंगे ना तो आप कहेंगे कि काश मैंने ई बुक उसी क्लास में ले ली होती, क्योंकि ई बुक में मेरे आंसर भी मिल जाते और मैं आंसर वहीं के वहीं तैयार कर लेता, है ना। चलो आगे बात करते फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कह रहा है प्यारे साथी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को क्या है भाई, समझाइए, विस्तृत में समझाइए। तो आंसर में एक बार क्वेश्चन में इतना और लिख लो, विस्तृत में समझाइए, ठीक है, इतना और क्वेश्चन में लिख लो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नोट करो कि भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिएगा, ठीक है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है इटली की एकीकरण की प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, इटली की एकीकरण प्रक्रिया। और आगे हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कृषि उत्पादन में जो वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए जो उपाय हैं उनका आप लोग यहाँ पर विश्लेषण कीजिए, मतलब उन उपायों को यहाँ पर वर्णित कीजिए, उन उपायों को यहाँ पर उनके पॉइंट के रूप में, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे पॉइंट करके उसका उत्तर दीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया। तो 1930 में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जो कि नमक के कर को हटाने के ऊपर था, मतलब कि जो नमक पर ब्रिटिश सरकार ने, जो अंग्रेज थे उन्होंने नमक को अधिक मात्रा में लेने से उस पर एक कर लगा रखा था। कर का मतलब होता है एक रोक लगा रखी थी, ठीक है। तो उस रोक को हटाने के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसको हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था कि वर्ष 1930 में एक आंदोलन चलाया जो कि नमक के कर को हटाने के उपलक्ष्य में था, है ना। तो उस आंदोलन के बारे में मेरे प्यारे साथी आपको बेहतरीन आंसर यहाँ पर देना होगा, ठीक है। और इसका जो भी अच्छा आंसर है वो मेरे द्वारा लिखा गया वह आपको मिल जाएगा ई बुक में। क्वेश्चन है कि इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, तो इस आंदोलन के प्रभाव के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 8वां प्रश्न नोट करो कि भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो संचार के साधन है मेरे प्यारे साथी उनका वर्णन कीजिए, इसको नोट कर लो। और देखो केवल इतने ही क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिए, है ना, जो भी मैं आपको 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। और जो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो भी मैं आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस कराता हूँ, जो भी मैं लघु उत्तरी कराता हूँ, ठीक है। अगर आप केवल इसी क्लास के लघु उत्तरी क्वेश्चंस और केवल दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन इसी क्लास के तैयार कर लेते हो, केवल इसी क्लास के, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन बहुविकल्पी के लिए मेरे प्यारे साथी आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए 100 से ज़्यादा, लगभग 150 बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो, तो उन 150 में से 150 क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो जाते हैं तो 20 नंबर आपके पूरे फिक्स हो जाएंगे। और ये 20 क्वेश्चन आपके फिक्स कब होंगे, जब आप 150 क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए तैयार करोगे। कहाँ से मिलेंगे, है ना, आप जुड़े रहते हो, मैं करवा दूंगा। अगर आप अभी और इसी वक्त तैयार करना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के ई बुक एक बार आप लोग चेक जरूर कर लेना, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपकी दे रखी हैं। क्लियर हो गए ना। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिलहाल 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि संघवाद क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, किन्हीं 4 का उल्लेख करो, है ना। 10वां क्वेश्चन है कि भाई जातिवाद क्या है और भारतीय लोकतंत्र में, जो भारतीय लोकतंत्र में है इसमें जातिवाद की क्या भूमिका है ना। जातिवाद भारतीय लोकतंत्र में जातिवाद ने किस तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित किया, वह आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का तात्पर्य क्या होता है और लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं इनकी विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो यह सारे क्वेश्चन, है ना, आपके लिए बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट हैं और मैं हर एक क्वेश्चन पर चाहूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ ताकि आप कोई क्वेश्चन छोड़ो ना, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स, प्यारे मेरे छोटे बड़े भाई बहन, जिनको ऐसा लगता है कि भैया जी ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं लगाया, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। नहीं, आप छोड़ने की गलती भी मत करना प्यारे साथी, अगर आपको पूरे में पूरे अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेरे प्यारे साथी, मात्र
₹15 पे करके एक सब्जेक्ट की, ठीक है। और आपको केवल और केवल बस क्या करना है, लर्न करना है, तैयारी करनी है ना। बस आपके नोट्स आपको मोबाइल में ही मिल जाएंगे, ठीक है। बस एक सब्जेक्ट का मेरे प्यारे साथी प्राइस जो है मात्र ₹15 है, और अगर आप 5 सब्जेक्ट की लेंगे जो प्राइस है मेरे प्यारे साथी वो 75 है, ठीक है। तो एक बार सभी सब्जेक्ट की ले लेना, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में मेरी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए 100% पूरा दिया है, समझ गए ना। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाना, चीज़ों को चेक जरूर कर लेना, ठीक है। फिलहाल आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो प्यारे साथी यहां पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए, किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये मृदा संरक्षण, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, मेरा जो अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, कह रहा क्वेश्चन अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, है ना। और कह रहा कि किसी 2 प्रकार के खनिजों के नाम लिखो और अच्छे से उनका वर्णन करो, है ना। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे साथी कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है ना वो किसे कहते हैं, भारत के सौर ऊर्जा के भविष्य कैसा है बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हो बताइएगा। और 10वां नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार का उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है बताइए, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पर एक चीज़ सही कर लेना, यहाँ से 6 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 13 होगा, यहाँ पर 14 कर लो, यहाँ पर 15 कर लो, 16 कर लो और 17 कर लो। टोटल 17 क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 6-7 से नहीं थे, वहाँ पर हमने टोटल आपको पहले 12 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए थे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ तक हमने पूरे 12 क्वेश्चन नंबर तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दिए थे, और आगे के जो सारे क्वेश्चंस थे मेरे साथी वह हम लोग 13 से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमारा 6 नंबर लिखा था जिसको मैंने सही कराया अभी। तो यहाँ पर आपके 13 से लगाकर टोटल 17 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर 17 नंबर वाले क्वेश्चन कराए प्यारे साथी, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन थे, अगर आपने ये लघु त्रिय के अगर मेरे द्वारा बताया कि 17 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए, इनके आंसर अगर आपने अच्छे से कर लिए ना, आंसर तैयार करना है क्वेश्चन नहीं, अगर इनके आंसर आपने अच्छे से तरीके से तैयार कर लिए तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस बात को समझ लेना। क्योंकि हितेश भैया ने जो जहाँ से क्वेश्चन आपके ढूंढे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए, हर बार पूछे गए क्वेश्चन है, और जो बार बार क्वेश्चन आते हैं वही आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, है ना। और इनका आंसर प्यारे साथी चाहिए तो ई बुक के बारे में सोचना भी मत, 15 रुपये केवल देने भाई, और 15 रुपये में अगर आप इतना बेहिचक रहे हो ना तो आप जीवन में कभी शिक्षा में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, इस बात को याद रख लेना। 15 रुपये जाइएगा और सभी लोग, है ना, सभी लोग 75 रुपये की सारी ई बुक परचेज करिएगा। अगर आप केवल एक सब्जेक्ट की लेंगे तो एक सब्जेक्ट में आपके बेहतर नंबर आएंगे, सभी के लोगे तो सभी में बेहतर आएंगे, है ना। एक बार सोचना जरूर। फिलहाल अब मैं यहाँ डिस्कस करूँगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसे प्रश्न प्यारे साथी जो कि 6 नंबर में आते हैं, टोटल 24 मार्क्स देकर जाते हैं, है ना। 24 नंबर चलिए मैं अपने पक्के करता हूं और आपके पक्के करवाता हूं। तो प्यारे साथी यहां से हम लोग बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस के बारे में, यानी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, है ना, जो क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहां से आपके 24 मार्क्स लगभग पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चंस आपका 6 नंबर का होता है, और पेपर में प्यारे साथी टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो 6 चौक 24 यानी 6 4 जा 24, यानी 24 मार्क्स के, यानी 24 नंबर के टोटल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपके 24 नंबर पूरे क्लियर कराता हूं, पक्के करवाता हूं। आंसर चाहिए हैं तो एक बार ई बुक के बारे में सोच लेना। चलो भाई यहां से हम लोग नोट करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न नोट करो। दूसरा नोट करो कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ क्यों किया गया था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लो इस पर 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं यार, अभी जो मैंने यहाँ पर देखा इस नोट्स के अंदर आपके यहाँ पर भाई 3 नंबर से लगाकर टोटल 11 नंबर तक क्वेश्चन पूरे कह सकते हो मिसप्रिंट हैं, मतलब यहाँ पर दे ही नहीं रखे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी मेरे प्यारे साथी, आप ई बुक में आप देखिए ई बुक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना आप चैनल के साथ जुड़े रहो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टोटल जो भी क्वेश्चन हमारे रह गए इस क्लास में, मैं बहुत आपसे माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक। इसमें यार क्वेश्चन मिसप्रिंट हैं, मैंने देखा तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि क्वेश्चन तो दे ही नहीं रखे हैं आगे के, फिर स्टूडेंट्स करेंगे क्या। तो आप बस क्लास के साथ जुड़ जाइएगा,
बस मेरे साथ जुड़े रहना, चैनल के साथ जुड़ जाना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो दूंगा उसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर करवा दूंगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हमारे रह रहे हैं। फिलहाल मेरे प्यारे साथी, आपको अगर आंसर के साथ चाहिए हैं तो यार ई बुक के अंदर तो आपको सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी, तो वहाँ से आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, सोच लेना है फिलहाल। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस आपके दे रखे, जैसे भारतीय संविधान की संज्ञात्मक विशेषताओं का उल्लेख करो, ठीक है, आपातकाल किस प्रकार एकात्मक हो जाता है वह बताइए, राष्ट्रीय आय और आपका प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, इसमें अंतर पेपर में आता है तो इसको तैयार कर लो, है ना। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें और तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। तो ये जो अंतिम क्वेश्चंस थे वह केवल हैं, और इसके 11 मतलब 3 से लगाकर 11 नंबर तक जितने भी क्वेश्चंस थे प्यारे साथी वो मिसप्रिंट हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आधे दे रखे हैं, कुछ मिसप्रिंट हैं। तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है, आप बस वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे साथी, हितेश भाई आपके साथ लगे हैं और आपके लिए जो ई बुक तैयार की है उसमें मैं आपको बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि हर बच्चे तक मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में ये ई बुक पहुंच सके, और सभी लोग शेयर जरूर करेंगे, सभी लोग एक बार इस ई बुक को जरूर लेंगे, ठीक है। बहुत वर्क किया इस पर हमने। फिलहाल मेरे प्यारे साथी, अब यहां तक सारी चीजें हो चुकी है ना, अब हम क्लास में अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं और हम मानचित्र वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इतिहास के मानचित्र वाले प्रश्न, मानचित्र वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग यहां पर इतिहास के मानचित्र वाले क्वेश्चंस देखेंगे। जितने भी हमारे हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमको इतिहास में टोटल 5 मार्क्स देके जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर वह सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और लगभग हर बार पेपर में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि जो हमारा 1927 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह कहां पर हुआ था, तो मेरे प्यारे साथी आप मद्रास मैप वर्क में तैयार कर लेंगे। अब देखिए जो मद्रास है इसको आपको अपने मैप वर्क, जो भारत का जो मानचित्र होगा ना, भारत के मानचित्र में मद्रास कहां पर पड़ता है वह आप दर्शा करके आएंगे। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वह हमारा लाहौर था, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा वह हमारा दांडी था, और दांडी कहां पड़ता है, तो दांडी हमारा गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, गुजरात में। कहां पर पड़ता है भैया जी, गुजरात में, ठीक है। नोट कर लें भैया, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये मानचित्र के ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे जो 2025 में पूछे गए, 2024 में पूछे गए, और सभी बाकायदा अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। आगे दिखाते हैं क्वेश्चंस। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए भाई, बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन से। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दक्षिण भारत के एक पर्वत का नाम लिखिए, ठीक है। दक्षिण भारत के एक पर्वत का नाम लिखिए, तो अरावली पर्वत हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात राज्य की राजधानी, है ना, गुजरात की राजधानी क्या है भाई, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो इस गांधीनगर को आपको मैप वर्क में, प्यारे साथी मैप वर्क, 1 मिनट, जो आपका भारत का मानचित्र होता है ना, उस भारत के मानचित्र में आपको क्या होगा, ये मान लो भारत का मानचित्र मैंने इसी रफली बना दिया है, तो जहां पर आपका गुजरात पड़ता है तो आपको वाकायदा क्वेश्चन नंबर 5वां डाल करके, एकदम जो भी इसका क्वेश्चन है वो नंबर डाल करके उसका आंसर आप वाकायदा मानचित्र में आप देंगे, तब जा करके आपको नंबर मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी कौन सी है, तो वह हमारी गंगा नदी है। पटना किस राज्य में स्थित है, तो हमारा बिहार में। तो ये तो 10 क्वेश्चन मैंने आपके कराए, ये हिस्ट्री के प्यारे साथी अब तक पूछे गए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। किसके, मानचित्र वाले यानी मैप वर्क के, ठीक है। तो इनको छोड़कर तो बिल्कुल मत जाना, इनको बहुत पहले अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलो भाई, हिस्ट्री तो देख चुके हैं, और अब मैं आपको कराता हूं प्यारे साथी, जो भी क्लास में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अभी तक, उन सभी से कहता हूं कि आप लोग 100% चीज़ें उतनी पता चल गई होंगी जितनी आपने नहीं सोची होंगी। क्लास में मज़ा आया आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हितेश भैया ने जो आप उनकी टीम ने मिल करके जो बोनस टिप रेडी की है ना, ई बुक, उसके बारे में एक बार सभी लोग जरूर सोचना यार। 75 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाएंगी, इस बात को याद रख लेना। और उनसे अगर आप तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आप 80-82, कितना भी आपके पास समय है, 5-10 दिन भी अगर आपके पास बोर्ड के बचे हैं ना, तो अगर इससे तैयारी करोगे तो 80% से ज़्यादा ही नंबर लाओगे, है ना। एक बार ई बुक जरूर ले लेना सभी सब्जेक्ट की। फिलहाल हम लोग बात करेंगे अब हिस्ट्री नहीं, अब हम लोग हिस्ट्री तो देख ही चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी की। चलो देखते हैं।
क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अगर मैं भूगोल के अपने क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यार यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, केवल आपके लिए 6 क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। और एक चीज़ यार मैं अभी क्लियर करा देता हूं आप लोगों को, यह जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन डिस्कस कराया ना, क्वेश्चन नंबर 7 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस थे मेरे प्यारे साथी, ये आपके जियोग्राफी के थे, ठीक है। अभी मैंने जब देखा कि ये जियोग्राफी की जो क्वेश्चंस हैं ये तो जियोग्राफी के हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के एक पर्वत का नाम, ये क्वेश्चन आपका भूगोल में आता है। गुजरात के एक राजधानी का नाम, ये भी आपका क्वेश्चन भूगोल में आता है। तो आप कहेंगे भैया जी अगर ये भूगोल के क्वेश्चन है, अभी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। देखिए 7 नंबर से क्वेश्चन आपके जियोग्राफी के स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, और ये 10 नंबर तक हमारे क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर भूगोल के यहाँ से 1 से स्टार्ट हुए और ये 6 तक समाप्त हो रहे हैं। तो वहाँ से जो 7 नंबर से लगाकर जो आपको 10 नंबर तक क्वेश्चन दिए हैं वे आपके इतिहास के नहीं है प्यारे साथी, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, वे आपके भूगोल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरूर आप भूगोल के ही क्वेश्चन उनमें डालें और भूगोल डाल करके ही तैयार करें, ठीक है। हिस्ट्री के अभी जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं आपको अभी कराता हूँ, ठीक है। 3 नंबर के बाद जितने भी क्वेश्चन बचे सारे हिस्ट्री के अभी मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल भूगोल के 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मानचित्र वाले 5 नंबर की भूगोल के क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल ये 6 क्वेश्चन हैं और आगे आपको मैंने 10 नंबर तक क्वेश्चन करा ही दिए हैं, ठीक है। तो पहले इन पर बात करते हैं। नागार्जुन सागर बांध कह रहा किस नदी पर बना है? तो प्यारे साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर बना है। दूसरा प्रश्न है कि हैदराबाद नगर किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में लगा लीजिएगा। तीसरा तैयार कर लेना कि भारत के किसी एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो देखिए पारदीप बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगोल का एक क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न नंबर 4 नोट करिए कि काली मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो महाराष्ट्र हमारा काली मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऐसे ही अगर मैं 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो राजस्थान की राजधानी का नाम लिखिए। तो जयपुर। लाल मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश। तो ये जो क्वेश्चन है ना, टोटल 6 क्वेश्चन, ये आपके जियोग्राफी के यानी भूगोल के स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन हैं। इसके बाद बात करते हैं तो ये जो 7 नंबर से लगा करके ये जो आपको 10 नंबर तक क्वेश्चन है, तो जो मैं आपको डिस्कस करा चुका था, जो मैंने अभी आपको बताया था हिस्ट्री के क्वेश्चन है, पर ये आपके हिस्ट्री के नहीं है प्यारे साथी, ये आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन है, ठीक है। मुझसे थोड़ी सी गलती होगी क्योंकि इस नोट्स में थोड़ी चीज़ें आगे पीछे दे रखी हैं, तो वहाँ से मुझसे मिस्टेक हो गई, पर मैंने बाद में जब चेक किया तो मुझे पता चला कि तो जियोग्राफी के क्वेश्चन है ना। तो वही चीज़ जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन तैयार करें वह जियोग्राफी के समझ कर तैयार करें, है ना। अब यहाँ पर चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि भैया जी 3 नंबर के बाद में ये जो इस क्वेश्चन था हमारा तीसरा नंबर की, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, ये हमारा हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे। अब 3 नंबर के बाद में हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ गए? तो चलिए मैं आपको अब हिस्ट्री के क्वेश्चन, बाकी मानचित्र वाले क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखो यार ये हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन हैं, ये हिस्ट्री के आगे के क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया, तो यहां चंपारण को लगा लो। वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह किया, चंपारण ये भी होगा। वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, वह हमारा दांडी यानी गुजरात था। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, वह हमारा लाहौर था। वह स्थान जहां जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, आज नहीं होगा यहाँ पर असहयोग कर लो, असहयोग, ठीक है। वह घटना जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो चौरी चौरा। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है लखनऊ। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, चलिए इसके आंसर की बात करते हैं, तो वह हमारा था इलाहाबाद, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको मैंने डिस्कस कराया 10 क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ी सी बीच में मिस्टेक हो गई थी, हालांकि मैंने चीज़ें देखी और आपको सही कराई। फिलहाल ये जो 10 क्वेश्चन प्यारे साथी हैं, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको मानचित्र के कराए, ठीक है, वो भी हिस्ट्री के, है ना। और 10 क्वेश्चन मैंने आपको जियोग्राफी के कराए, ठीक है, जियोग्राफी के। तो टोटल मैंने आपको 20 क्वेश्चंस मानचित्र वाले करा दिए प्यारे साथी। बहुत अच्छे से इनको तैयार करना, देखना इसी में से आपके सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। और किन किन को स्टूडेंट्स को अब कमेंट करके बताना कि सामाजिक के पेपर से डर नहीं लग रहा है, और अगर आपको पूरी तरीके से ये डर समाप्त करना है, और अगर आपको पूरी तरीके से एकदम डर समाप्त करना मतलब है कि अब आपको लगने लगे कि नहीं अब मेरा डर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, क्योंकि मेरे पास नोट्स आ चुके हैं, मेरे क्या क्या पेपर में आएगा वह मुझे पता चल चुका है, तो आप मेरे प्यारे साथी एक काम कर लेना कि आपको कुछ नहीं करना, हर सब्जेक्ट की ई बुक परचेस कर लेना। मेरी गारंटी है कि इसमें मैंने जो काम किया है इस ई बुक के अंदर, इतना काम सीरियसली बता रहा हूँ किसी ने नहीं किया होगा, है ना। मात्र मेरे प्यारे साथी 75 में आपको सभी सब्जेक्ट की चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। एक सब्जेक्ट का प्राइस अगर देखो एक सब्जेक्ट की लोगे तो एक में ही फायदा होगा, है ना।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही प्यारे साथी। बहुत हमने इस क्लास में मेहनत की, इस क्लास को शूट करने में, है ना, और इस नोट्स को तैयार करने में, आपके लिए ई बुक तैयार करने में। तो बस आपके हितेश भैया चाहते हैं कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और तैयारी में अपनी बेहद अच्छे तरीके से करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।